सुरेश पटेल, उनकी पत्नी मनीषा और 17 साल का बेटा आरव रात के अंधेरे में मुंबई से इंदौर की यात्रा कर रहे थे। अचानक एक बिना हेडलाइट वाले ट्रक ने उन्हें तेजी से पीछा करना शुरू किया, जिससे उनकी धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही वे एक ढाबे पर रुके, वह ट्रक अचानक गायब हो गया। लेकिन ढाबे के वेटर ने बताया कि वह ट्रक 20 साल पहले इस हाईवे पर क्रैश हो चुका था। अब सवाल यह है कि आखिरकार उन्हें पीछा करने वाला कौन था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। हमारी यह यात्रा एक साधारण रात में शुरू हुई थी। मैं सुरेश पटेल अपनी पत्नी मनीषा और 17 साल के बेटे आरव के साथ अपनी कार से मुंबई से इंदौर जा रहा था। घड़ी रात के करीब 11:30 थी और हम NH-3 हाईवे पर नासिक के पास थे। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और ठंडी हवा कार की खिड़कियों से टकरा रही थी। मनीषा पिछली सीट पर हल्की झपकी ले रही थी, जबकि आरव अपने फोन में लगा हुआ था। सड़क पर बस हमारी कार के हेडलाइट्स की रोशनी चमक रही थी। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, जब अचानक पीछे से एक भयंकर हॉर्न की आवाज गूंज उठी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, एक विशाल ट्रक बिना हेडलाइट के हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसकी गति इतनी अधिक थी कि कुछ ही सेकंड में वह हमारी कार के बेहद करीब आ गया। मैंने कार की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह ट्रक पीछा नहीं छोड़ रहा था। पापा, ये क्या कर रहा है? आरव की आवाज में डर था। पता नहीं, शायद कोई पागल ड्राइवर होगा, मैंने जवाब दिया, लेकिन अंदर से अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मनीषा भी अब जाग चुकी थी और घबराई हुई आवाज में बोली, इतनी तेज स्पीड में गाड़ी क्यों चला रहे हो? पीछे देखो, मैंने कहा। मनीषा ने मुड़कर देखा और उसका चेहरा फक पड़ गया। ट्रक अब और भी करीब आ चुका था। उसकी बिना हेडलाइट वाली काली आकृति अंधेरे में और डरावनी लग रही थी। मैंने कार को और तेज भगाया, लेकिन ट्रक हमारी हर हरकत को जैसे भांप रहा था। जब मैं दाएं मुड़ता, वह भी दाएं मुड़ता। जब मैं स्पीड बढ़ाता, वह और तेज हो जाता। हमारी धड़कनें तेज हो गईं। यह कोई साधारण पीछा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रक हमें कुचल देना चाहता हो। करीब 15 मिनट तक यह खौफनाक मंजर चलता रहा। मेरी हथेलियों से पसीना निकल रहा था। स्टीयरिंग व्हील पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। तभी मुझे आगे एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कार को तेजी से मोड़ा और ढाबे के सामने जाकर ब्रेक लगा दिया। ट्रक पीछे से आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमारी कार ढाबे की रोशनी में आई, ट्रक अचानक गायब हो गया। बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के हम तीनों हांफते हुए कार से बाहर निकले। मेरी सांसें तेज चल रही थी और मनीषा कांप रही थी। ढाबे के एक बूढ़े वेटर ने हमें देखा और पास आ गया। क्या हुआ साहब? उसने पूछा। मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया, एक ट्रक बिना हेडलाइट का हमारा पीछा कर रहा था। जैसे ही हम यहां रुके, वो गायब हो गया। वेटर का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वह कुछ पलों तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर धीमी कांपती आवाज में बोला, साहब, वो ट्रक 20 साल पहले यहीं इसी हाईवे पर क्रैश हो गया था। उसमें जो ड्राइवर था, उसका कभी कोई पता नहीं चला। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आरव और मनीषा भी अवाक खड़े थे। हम तीनों की आंखें आपस में मिली और हमें एहसास हुआ कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था। लेकिन सवाल यह था, अगर वह ट्रक 20 साल पहले क्रैश हो चुका था, तो फिर हमें आज उसका पीछा कौन कर रहा था? मैं कुछ पलों तक कुछ बोल नहीं पाया। मेरी आंखें अभी भी हाईवे की ओर टिकी थी, जहां वो ट्रक गायब हो गया था। मनीषा की सांसें तेज चल रही थी और आरव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वेटर अब भी हमें घूर रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो हमें समझ नहीं आया। ढाबे की हल्की रोशनी हमारे थके हुए चेहरों पर पड़ रही थी, लेकिन अंदर कहीं एक ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने हमें छू लिया हो पर कोई मौजूद ना हो। क्या सच में? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वेटर ने धीरे से सिर हिलाया। साहब, मैंने उस ट्रक को पहले भी देखा है, कई लोगों ने देखा है, लेकिन जो लोग उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं वो कभी वापस नहीं आते। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी। पसीने से भीग चुकी थी। मनीषा अब तक चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। आरव ने धीरे से कहा, पापा, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, चलो जल्दी निकलते हैं। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। दूर हाईवे पर कहीं से एक ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी और मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई।
भाई साहब, आप कहां जा रहे थे? वेटर ने पूछा। इंदौर, मैंने जल्दी से जवाब दिया। वेटर ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा। अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी मत जाइए। रात के इस पहर पर यह रास्ता ठीक नहीं है। मैंने उसकी बात को पहले टालना चाहा, लेकिन जिस डरावनी घटना से हम अभी गुजरे थे, उसके बाद मैं किसी भी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहता था। मनीषा ने भी मेरी बांह पकड़ ली। सुरेश, शायद हमें सुबह होने तक रुक जाना चाहिए। मैंने एक गहरी सांस ली। हाईवे पर रात के सन्नाटे में बस इंजन की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आसमान पूरी तरह काला था और दूर पेड़ों की परछाइयां किसी अजीब आकार में दिख रही थीं। मुझे लगा जैसे कोई वहां खड़ा हमें देख रहा हो। ठीक है, मैंने धीरे से कहा, हम सुबह निकलेंगे। वेटर ने राहत की सांस ली और हमें अंदर बैठने का इशारा किया। हम ढाबे के अंदर गए, छोटी सी जगह जहां कुछ और ट्रक ड्राइवर चाय पी रहे थे। उनकी निगाहें हम पर टिकी थीं। मैंने महसूस किया कि यह कोई सामान्य ढाबा नहीं था। शायद यहां हर किसी ने उस ट्रक के बारे में सुना था। मैंने आरव से कहा, कुछ खा ले बेटा, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें अब भी दरवाजे की ओर थीं, जैसे उसे डर हो कि कोई अभी अंदर आ जाएगा। रात और गहरी हो गई थी। ढाबे की घड़ी ने 12:30 पर बजाए। तभी बाहर से फिर वही हॉर्न सुनाई दिया, ठीक वैसा ही जैसा हमने हाईवे पर सुना था। लेकिन इस बार वह हॉर्न बजने के बाद रुका नहीं। वह धीरे धीरे और पास आ रहा था। मैंने अपनी सांस रोक ली। आरब ने मेरी बांह पकड़ ली। मनीषा की उंगलियां कांप रही थीं। क्या वो ट्रक फिर से वापस आ रहा था? ढाबे के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। चारों ओर बैठे ट्रक ड्राइवर भी अब चुप हो गए थे। कोई चाय का कप हाथ में लिए ठिठक गया तो कोई आधी जली बीड़ी को एशट्रे में कुचलने लगा। बाहर से आती हॉर्न की आवाज अब और करीब थी, धीमी, भारी और डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना जंग लगा इंजन धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा हो। मेरी नजर दरवाजे पर टिकी थी। आरव का हाथ अभी भी मेरी बाजू को कसकर पकड़े हुए था। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ चुकी थी। मनीषा का चेहरा सफेद था। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, मानो चाहती हो कि मैं कुछ कहूं, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। घड़ी अब 12:45 बजा रही थी। बाहर की रोशनी बहुत हल्की थी, लेकिन जैसे ही हॉर्न की आवाज हमारे ठीक सामने आकर रुक गई, ढाबे के बाहर खड़े बल्ब हल्के हल्के टिमटिमाने लगे। हवा ठंडी हो गई थी। बाहर खड़े कुत्ते, जो कुछ देर पहले तक भौंक रहे थे, अब बिल्कुल शांत थे। वेटर ने एक लंबी सांस खींची और मेरे पास झुककर फुसफुसाया, साहब, अंदर से मत निकलना, ये वही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखों ने अनायास ही ढाबे की खिड़की की ओर देखा। वहां से हाईवे साफ दिख रहा था। एक लंबा वीरान रास्ता जिस पर एक भी गाड़ी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मेरी नजरें किनारे पर टिकी, मेरे शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। वहां सड़क के बिल्कुल बीचों बीच वही ट्रक खड़ा था। कोई ड्राइवर नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक काली ठंडी परछाई। मनीषा ने धीरे से मेरा हाथ दबाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। सुरेश, ये असली नहीं है। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। आरव अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। तभी ट्रक का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। ढाबे में बैठे बाकी लोग अब सिर झुकाकर बैठ गए थे, जैसे वे कुछ देखने से बच रहे हों। फिर एक भारी धातु जैसी आवाज आई, कुछ गिरने की आवाज। कोई बाहर उतरा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वह मेरी छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। हवा और ठंडी हो गई थी। ढाबे का बल्ब अब तेजी से टिमटिमा रहा था और अचानक एक झटके में बंद हो गया। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और फिर हमें किसी के सांस लेने की भारी धीमी आवाज सुनाई दी, बिल्कुल हमारे पीछे से। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन पीछे से आती धीमी भारी सांसों की आवाज मुझे जड़ बना रही थी। आरव की पकड़ मेरी बाजू पर और मजबूत हो गई। मनीषा ने मेरी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। ढाबे के बाकी लोग अपनी जगहों पर जमे हुए थे, जैसे हिलने से भी डर रहे हों। मैंने धीरे से सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने हल्का सा मूवमेंट किया, उस सांसों की आवाज और तेज हो गई। किसी के ठीक हमारे पीछे होने का एहसास इतना प्रबल था कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। बाहर हाईवे से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो ट्रक अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके दरवाजे अब भी खुले हुए थे, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। पर कौन? ढाबे की दीवार घड़ी ने 1 बजे बजने का संकेत दिया। उसी पल हवा अचानक और ठंडी हो गई।
फिर कुछ हिला। कोई बहुत धीरे धीरे हमारे पीछे खड़ा था और जैसे ही मैं थोड़ा और मुड़ा, मेरे कानों के पास एक ठंडी फुसफुसाती आवाज गूंजी, मत देखो। मेरे पूरे शरीर में झटके से सिहरन दौड़ गई। मैंने मनीषा का हाथ कसकर पकड़ लिया। आरव अब मेरी पीठ के करीब आ चुका था। ढाबे के वेटर ने कांपती आवाज में कहा, साहब आंख मत मिलाना, जो भी हो उसे मत देखना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने गलती से खिड़की की ओर देख लिया था और उसके चेहरे से खून जैसे उतर गया। पापा। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा और मैंने जो देखा उसने मेरी रीढ़ में एक ठंडा लहर दौड़ा दिया। खिड़की के बाहर ट्रक के सामने कोई खड़ा था, कोई बहुत लंबा, अंधेरे में डूबा हुआ, जिसकी आंखें जल रही थीं। और फिर ट्रक का इंजन बिना किसी ड्राइवर के स्टार्ट हो गया। ट्रक का इंजन गर्जना कर रहा था, जैसे कोई उसमें बैठकर उसे पूरी ताकत से चला रहा हो। लेकिन हमने साफ देखा था, उसमें कोई नहीं था। आरव अब भी खिड़की की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थीं। मैंने झटके से उसका चेहरा घुमाया। मत देख बेटा। मेरी आवाज तेज और कड़क थी, लेकिन अंदर से मैं खुद बुरी तरह डर चुका था। मनीषा का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। बाहर ट्रक अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ अजीब था। उसके पहिए सड़क पर घूम नहीं रहे थे, फिर भी वह आगे बढ़ रहा था, जैसे हवा में तैर रहा हो। रात के 1:15 थे। ढाबे में मौजूद बाकी लोग अब एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने सिर झुका लिया, जैसे वे जानते थे कि यह क्या था, लेकिन बोलना नहीं चाहते थे। वेटर अब तक दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। साहब, उसने धीमे से कहा, यह जो भी है इसे यहां नहीं बुलाना चाहिए था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मतलब? वेटर ने कांपती आवाज में जवाब दिया, यह ट्रक सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो इसे देख लेते हैं। मेरे हाथ अचानक ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे से आरव की ओर देखा। वह देख चुका था। मनीषा ने भी वही सुना और झट से आरव को अपने पास खींच लिया। नहीं, नहीं, नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। बाहर से फिर वही भारी सांसों की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार यह सिर्फ पीछे से नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर थी। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि ढाबे के शीशे धुंध से ढकने लगे। घड़ी की सुइयां धीमी पड़ने लगी, जैसे समय खुद रुक रहा हो। और फिर ट्रक का हॉर्न अचानक इतनी जोर से बजा कि पूरा ढाबा हिल गया। आरव ने झटके से मेरी शर्ट पकड़ ली। पापा, ये हमें लेने आया है। उसकी आवाज सुनते ही ढाबे के वेटर ने कुछ किया जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने दरवाजा खोलकर आरव को बाहर धक्का दे दिया। नहीं! मनीषा की चीख पूरे ढाबे में गूंज उठी और ठीक उसी पल ट्रक के दरवाजे फिर से खुद ब खुद खुल गए। आरव जमीन पर गिरा, उसकी कोहनी छिल गई। उसकी दर्द भरी चीख से मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं झटके से उठकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन मनीषा मुझसे पहले ही आरव की तरफ लपक चुकी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हाथ से छूट गया और उसने जैसे ही आरव का हाथ पकड़ने की कोशिश की, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। बाहर सड़क पर अब भी कोई गाड़ियों की हलचल नहीं थी। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। बस ट्रक अपनी जगह धीरे धीरे कंपन कर रहा था, जैसे कोई उसमें बैठा हो और अभी उसे स्टार्ट करने वाला हो। 1:30 थे। वेटर अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं। उसने एक कांपती आवाज में कहा, साहब, इसे रोकिए मत, इसे जाने दो। मेरी आंखें गुस्से और डर से जल रही थीं। मैंने उसकी ओर देखा। तूने मेरे बेटे को बाहर क्यों फेंका? लेकिन वेटर ने जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शून्यता थी, जैसे वह जानता हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। आरव अब भी जमीन पर था। उसका शरीर कांप रहा था। मैंने मनीषा को देखा। वह आरव को पकड़ने के लिए बढ़ चुकी थी, लेकिन अचानक उसकी सांस रुक गई। उसकी आंखें ट्रक के दरवाजे की ओर टिक गई थीं। मैंने उसी दिशा में देखा और मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ट्रक का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि उसमें झांकने से ही ऐसा लग रहा था मानो कोई उसमें खड़ा हमें घूर रहा हो। फिर आरव का शरीर अचानक अकड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। पापा! उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे लगा कि वह दूर से आ रही हो। मनीषा अब रोने लगी थी। उसने आरव को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, आरव के चेहरे पर एक परछाई सी लहराई और फिर
ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन की गुर्राहट इतनी भयानक थी कि पूरा ढाबा हिल गया। कांच की खिड़कियों में दरारें पड़ गईं। हवा में अजीब सी धातु जैसी गंध थी, जैसे किसी जले हुए इंजन की। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आरव धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगा। उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे, मानो कोई उसे खींच रहा हो। मनीषा ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसका शरीर हवा में कांप रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ट्रक में खींच रही हो। मैंने पूरी ताकत से दौड़कर उसे पकड़ लिया, और जैसे ही मैंने उसकी बांह जकड़ी, एक झटके में वह रुक गया। ट्रक का हॉर्न फिर से गूंज उठा, इतना जोर से कि मेरे कान सुन्न पड़ गए। और फिर ट्रक के अंदर से कोई निकला, या शायद कुछ निकला, और उसके आते ही पूरी दुनिया जैसे धीमी हो गई। हवा भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल जम गया हो, जैसे समय धीमा पड़ गया हो। ट्रक से जो चीज बाहर आई उसकी आकृति स्पष्ट नहीं थी। कोई परछाई, कोई अधूरी शक्ल, कोई ऐसा जिसे देखने भर से शरीर सुन्न पड़ जाए। आरव अब भी अजीब तरीके से कांप रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें किसी गहरी सुनसान जगह में खोई हुई लग रही थी। मैंने और मनीषा ने उसे कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसके शरीर में अजीब सा कंपन हो रहा था, जैसे कोई उसे छू रहा हो, उसे बुला रहा हो। रात के 1:45 चुके थे। ढाबे के अंदर सब चुप थे। वहां बैठे ड्राइवर अपनी जगह से हिले तक नहीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। वेटर का चेहरा सफेद हो चुका था, जैसे उसने कुछ देख लिया हो जो हमें समझ नहीं आ रहा था। साहब, अब कुछ नहीं कर सकते। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट में बदल गई। मैंने उसकी तरफ देखा, गुस्से और डर से कांपते हुए। क्या मतलब? ये मेरा बेटा है। लेकिन इससे पहले कि वेटर कुछ कहता, ट्रक से निकली वो चीज अचानक हमारी तरफ बढ़ी। हवा और ठंडी हो गई, इतनी कि मेरी सांसें जमने लगी। फिर आरव का सिर झटके से ऊपर उठा। उसकी आंखें अब उसकी नहीं थी, कुछ और था वहां, कुछ इतना गहरा, इतना खाली कि मेरी रीढ़ तक ठंडक दौड़ गई। पापा! उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। मैंने उसकी बाहें और कसकर पकड़ ली। मनीषा पूरी ताकत से उसे खींच रही थी, लेकिन जैसे ही उसने और जोर लगाया, आरव ने उसकी तरफ देखा। एक खाली ठंडी नजर। मनीषा अचानक कांपने लगी। नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है, ये आरव है। उसकी आवाज दर्द और डर से भरी थी। लेकिन जो हमारे सामने था, क्या वह सच में आरव था? ट्रक की इंजन की गड़गड़ाहट और तेज हो गई, और फिर आरव ने अचानक अपने हाथ छोड़ दिए। वह अब हमारे पास नहीं था, और ट्रक के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मनीषा की चीख ने पूरे ढाबे को हिला दिया। उसने पूरी ताकत से आरव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों से बस ठंडी हवा गुजर गई। आरव अब ट्रक के अंदर था। दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। ट्रक का इंजन अब एक भयानक अजीब सी गड़गड़ाहट कर रहा था, जैसे कोई अंदर बैठा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं पागलों की तरह ट्रक की तरफ भागा। मनीषा मेरे ठीक पीछे थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मेरा शरीर झंझना उठा। मेरी उंगलियों में तेज जलन हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बिजली के झटके से पीछे धकेल दिया हो। मनीषा ने ट्रक के शीशे से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा उभरा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। डर, खौफ और एक ऐसी सिहरन जो उसकी आंखों को फाड़ रही थी। सुरेश, ये आरव नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कांपते हाथों से शीशे के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर घना अंधेरा था, इतना काला कि उसके पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी वो चेहरा उभरा। एक पल के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैंने आरव की झलक देखी, पर वो हमारा आरव नहीं था। उसके होंठ हल्के से हिले। पापा! उसकी आवाज अंदर से आई थी, लेकिन वो आवाज उसकी नहीं थी। ट्रक का हॉर्न अचानक जोर से बज उठा, इतना भयानक कि मेरे कान सुन्न हो गए। ढाबे की खिड़कियां थरथराने लगी। घड़ी की सुइयां अचानक बहुत तेज घूमने लगी। 1:55, और फिर ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा। आरव अंदर था। दरवाजे बंद थे, कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन ट्रक चलने लगा था। हम कुछ नहीं कर सकते थे। मनीषा ने जमीन पर गिरकर ट्रक के पहियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके हाथ टायर के पास पहुंचे, ट्रक हवा में उठ गया, सड़क से 3 इंच ऊपर, और फिर अचानक तेज रफ्तार से हाईवे की ओर दौड़ गया। मनीषा ने एक दर्द भरी चीख मारी, आरव! लेकिन ट्रक अब सिर्फ एक धुंधली परछाई बन चुका था, और 2 मिनट बाद वह पूरी तरह गायब हो गया। हम भागते हुए सड़क तक पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं था, न ट्रक,
न आरव, बस गहरी स्याह रात और एक अजीब सा सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे कुछ ही पलों पहले यहां जो हुआ था वो किसी और ही दुनिया में घटा हो। हाईवे की लंबी सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और दूर कहीं उल्लू की आवाज। मनीषा घुटनों के बल बैठ गई, उसकी सांसें बेतरह तेज हो रही थीं। मैं भी वहीं खड़ा रह गया। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच में हुआ या मैं कोई डरावना सपना देख रहा था, लेकिन मेरे हाथों में जलन अब भी थी। इसका मतलब था कि यह सपना नहीं था। ढाबे का मालिक धीरे धीरे हमारी तरफ आया। उसका चेहरा उतना ही डरावना लग रहा था जितना हमने खुद को आईने में देखा होता। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था, जिसकी रोशनी में उसकी झुर्रियों भरी त्वचा और डर से चौड़ी हुई आंखें और भी अजीब लग रही थी। आपने देखा? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मनीषा रोते हुए बुदबुदाई, मेरा बेटा, मेरा आरव, उसे वापस लाना होगा। ढाबे के मालिक ने कुछ देर तक हमें देखा, फिर हल्की आवाज में बोला, यह पहली बार नहीं हुआ। हम दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब? मैंने किसी तरह अपने सूखे होंठों को हिलाकर पूछा। उसने एक लंबी सांस ली। इस रास्ते पर हर कुछ सालों में ऐसा ही होता है। एक ट्रक बिना ड्राइवर के और कोई अंदर बैठा रहता है, लेकिन वो इंसान नहीं होता, और जो भी उसके अंदर चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मनीषा ने सिर झटका, नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानती, मेरा बेटा वापस आएगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ढाबे पर बैठे कुछ और लोग भी हमारे पास आ गए। उनके चेहरों पर भी वही डर था। आपने भी देखा था? मैंने उन लोगों से पूछा। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। हमने सब कुछ देखा, पर हम कुछ कर नहीं सकते थे। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे अब भी अपने हाथों की जलन महसूस हो रही थी। मैंने अंधेरे हाईवे की तरफ देखा, जहां ट्रक गायब हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुझे एहसास हो रहा था कि यह खत्म नहीं हुआ था, यह अभी शुरू हुआ था। मैंने अंधेरे हाईवे की ओर देखा, जहां ट्रक गायब हो चुका था। मनीषा अब भी कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ढाबे के मालिक और बाकी लोग हमें डर और सहानुभूति से देख रहे थे, लेकिन मैं जानता था यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। आरव को वापस लाना होगा, लेकिन कैसे? यह सवाल अब भी हमारे सामने था। क्या हम उसे कभी ढूंढ पाएंगे? क्या वो अब भी जिंदा है, या फिर उस ट्रक के अंदर कुछ ऐसा था जो इंसानों की समझ से परे है? यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक रहस्य था जो अभी खुलना बाकी था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही इस कहानी का अगला भाग आपके सामने होगा। क्या हम आरव को बचा पाएंगे, या फिर यह रहस्य और गहरा होने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।